नमस्कार सर। ये जो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध चल रहा है और अब पूरी दुनिया को इसने अपने चपेटे में ले लिया है ऑयल क्राइसिस की वजह से। इसमें जो यूनाइटेड नेशंस है यूएन, उसके रोल पे सवाल उठ रहे हैं कि वो आखिर अभी तक उसकी क्या भूमिका रही है। नमस्कार जी। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे रोज डिबेट हो रहे हैं, रोज चर्चा हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि यूएन जो बनाया है, जिसकी बड़ी तारीफ के कसीदे पढ़े जाते हैं कि इसमें जो है 190 देश सब शामिल हो गए हैं, ये सुरक्षा परिषद है, ये दूसरी चीज है, दुनिया भर के इसके बड़े सम्मेलन होते हैं, कभी जनेवा में कभी कहीं पर, लेकिन अब वो कहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी की कोई बात नहीं हो रही। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये यूएन बनाया था, यूनाइटेड नेशन, असल में ये जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसकी स्थिति किस ढंग से संभाली जाएगी, उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन दोनों ने मिलकर एक भूमिका गढ़ी थी कि सब देशों को जो अब आगे जो ये हो चुका वर्ल्ड वार अब आगे नहीं हो, क्योंकि वो हिरोशिमा नागासाकी का जो वो हो गया था, एटॉमिक बम गिरा दिए थे। तो अब उन्होंने सोचा कि आगे के लिए कोई ऐसी नहीं हो, तो उन्होंने एक इसकी स्थापना की और सब देशों को उसमें शामिल करने के लिए कहा कि सब देशों का विकास भी होना चाहिए और ये यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, सब पे निगरानी रखेगा। तो इसमें जो ये 5 देश हैं जी, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस, ये तो हैं परमानेंट मेंबर। ये सुरक्षा परिषद ही है इसका मेन, कि पूरे जो वर्ल्ड में वो सुरक्षा का, शांति का वातावरण बनाए रखे। अगर कहीं कोई भी अप्रत्याशित घटना करता है, कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश को दबाता है, उसकी टेरिटरी को हड़पने की कोशिश करता है, तो उस पर एक्शन ले। तो ये 5 तो स्थायी हो गए जी, और 10 इसमें हैं अस्थायी मेंबर, वो चुने जाते रहते हैं 2-2 साल में। अब इसका वो रोल भी समझ लें कि अब तक इतने युद्ध हो चुके हैं कि सबसे पहले तो हमारे नेहरू जी चले गए थे यूएन में, कि वो कश्मीर में जो पाकिस्तान के घुसाए थे और वो जैसे तैसे करके वो हमारे जो अंडर में है अब जम्मू कश्मीर, उसमें से तो निकाल दिया, लेकिन वो कुछ हिस्से को हड़प कर बैठ गया पीओके में। तो उसके खिलाफ जो है हमारे नेहरू जी यूएन में चले गए और वो मामला आज की डेट तक भी वहां पे लंबित है, लटका हुआ है जी। अब आई इन युद्धों की बात, तो ये समझ लो आप कि इतने युद्ध हुए हैं, अभी तक इतने युद्ध हुए हैं कि कोई भी वर्ष युद्धों से रहित नहीं कह सकते। और ये जल्दी जल्दी में तो अभी 8-10 युद्ध हो गए हैं। ये तो कोरोना के बाद में तो पता ना क्या हो गया, बाढ़ सी आ गई है युद्धों की। ये रूस और यूक्रेन का चल रहा 3 साल से, तो और इसका हो गया क्या नाम है, अब ये जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो पूरा वर्ल्ड इसमें चपेट मारा, ईरान, इजराइल और यूएस का। लेकिन इसकी कोई जिक्र माजरा नहीं चल रहा जी यूएन का। तो इसकी भूमिका के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो आपने बताया, सुरक्षा परिषद में ये 5 ही सदस्य हैं जो जिन पे पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो ये तो आपस में ये इनके मत नहीं मिलते, तो ये दुनिया की सुरक्षा कैसे करेंगे? देखिए जी, कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर रहा है, इनको सिर्फ वीटो पावर है। और वीटो का मतलब यह है कि किसी भी मुद्दे पर तभी सहमत हुआ जा सकता है जब ये इन 5 का मत एक हो। अगर एक ने वीटो कर दी तो वो प्रपोजल स्टे हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि अगर किसी प्रपोजल को यूएस, यूके या फ्रांस लाता है तो क्या चीन या रूस उसको हो जाने देंगे? किसी को रूस या चीन लाते हैं तो क्या यूएस या ब्रिटेन उसको हो जाने देंगे? कभी कोई प्रस्ताव नहीं होता पास वहां पे। एक बहुत बड़ी यूएन के नाम पर एक बहुत बड़ी नौटंकी चलाई जा रही है। और जो ये ट्रंप साहब हैं, इन्होंने तो इसकी बहुत ही निंदा की है, बहुत उल्टा सीधा लताड़ा यूएन को। उन्होंने कही है कि इसका उद्देश्य क्या है, पहले तो यही बताओ, क्यों इसके लिए इतने बड़े खर्चे किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दे दी गई हैं इन सबको, और ये बिल्कुल अप्रभावी है, खर्चीला है। और अमेरिका के लिए तो ये बहुत ही खतरा है, क्योंकि इसमें कोई प्रपोजल ही पास नहीं होता। इसमें रूस और चीन आपने बैठा लिए हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए पहले से ही खतरा है। तो ट्रंप साहब तो इसको बहुत ज्यादा हिकारत की दृष्टि से देखते हैं और इसके खर्चों में उन्होंने काफी कटौती भी कर दी है। आप ये समझिए कि अमेरिका ही इसका सबसे ज्यादा खर्चा उठाता है। तो उन्होंने कही कि नहीं नहीं, इसकी फंडिंग रोको। अब वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो पुर्तगाल के हैं। ये पहले पुर्तगाल में पीएम भी रहे थे जी। लेकिन अब आप बताइए कि एक साइड में तो ट्रंप साहब दहाड़ रहे हैं, वो हुंकार भर रहे हैं कि मैं इसको तबाह कर दूंगा, उसको कर दूंगा। एक तरफ पुतिन साहब कह रहे हैं या जिनपिंग साहब कह रहे हैं।
तो क्या इन साहब की एंटोनियो गुटेरेस किसी को डांट सकते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे? इनकी क्या हैसियत है बताओ, आप ही बता दो, यूएन की कहां हैसियत रहेगी? ये तो सिर्फ एक अब ऐसा एक सिंबॉलिक हो गया है कि जैसे कि ब्रिटेन में राजशाही, कि भाई तुम आराम से रहो, बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए ये महल हैं, इनमें तुम आराम से रहो, एंजॉय करो, बाकी कोई ना उनकी बात मानेगा ना कोई सुनेगा। कोई फंक्शन होगा उनका बहुत आदर सम्मान होगा, कोई आएगा बाहर से वो उसको भोज कर देंगे और वो फोटो वगैरह खिंचवा लेंगे। यही यूएन का काम है। कब ये एक साल में एक बार एक करता है आयोजन, और वहां पे सब देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये अमेरिका में ही है इसका हेडक्वार्टर, तो ये वहां पे जाते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने साथ में जो है 10-10, 15-15, 20-20 आदमी का एक जो है पूरा दल ले जाते हैं। वो वहां पे एंजॉय करते हैं, अपना बढ़िया बढ़िया होटलों में रुकते हैं, वो सब गवर्नमेंट के खर्चे पे करते हैं, वो अपने अपने देश के पे। और फिर उनका जब नंबर आता है तो वो खड़े होकर वहां पे स्पीच देते हैं। अब जब वो वहां पे स्पीच देते हैं तो कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता। आप ताज्जुब करोगे, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती, बिल्कुल खाली पड़ा रहता है जी। बस जो उस देश के वहां पे राजदूत हैं या 2-4 और उनके साथ गए हैं वो बैठे रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, और दूसरे दिन पेपर में छप जाएगा कि हमने यूएन में इतना बड़ा भाषण दे दिया, हमने इतनी बड़ी बात कर दी। इसके अलावा ना कोई इसकी सुन रहा, ना कोई इसकी मान रहा, ना ये कहीं कुछ कर रहा। भारत है वो कहता है कि मुझे यूएन में आने दिया जाए सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ, और मैं एक ऐसा देश हूं मध्यस्थता वाला कि वो उधर की भी रखेगा, पश्चिम की बीच में भी, और ये रूस और चीन के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। तो भारत की जो आना चाह रहा है, तो क्या वो आना चाहिए, या ये यूएन है इसको ही अब ये डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे, क्या होगा? देखो जी, भारत को तो कोई भी नहीं आने देगा। जब सही बात आप ये समझ ली सबने कि वहां पे चीन भी बैठा है, रूस भी बैठा है, फ्रांस भी बैठा है, तो चीन क्यों चाहेगा कि भारत भी इसका वीटो पावर उसके पावर हो जाए? ये एक इस ढंग की पावर है कि जो उस देश के हितों के खिलाफ है वो उस पर वीटो कर देगा। जैसे कि जो ये अजहर मसूद है, ये पाकिस्तान में आतंकवादी था और बहुत ज्यादा इसने हमारे यहाँ पे वो कर रखी है। हालांकि अब तो वो मिसाइल मार के सबने इस्तेनाबूद कर दिए मोदी साहब ने, लेकिन इसके लिए कई बार कोशिश की गई थी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करो, लेकिन चीन उस पर वीटो कर देता था। अब बताओ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो जाए तो उसकी जो भी फंडिंग है, जो उसके बैंक अकाउंट है, जो उसके क्रियाकलाप है, या वो बेशक कहीं भी रहो, उस पर पाबंदी लगाने की मजबूरी हो जाती है उस देश की, लेकिन चीन उसको रोक देता था। वीटो का मतलब तो ये है कि जो मेरे मन में आ रहा मैं वो ठीक भाई, बस अब नहीं होगा ये आगे के लिए। तो भारत भी अपने लिए ये ताकत चाहता कि कोई भी काम अगर भारत के हितों के खिलाफ हो तो भारत उसमें वीटो कर दे। लेकिन ये पांचों क्यों आने देंगे? इन पांचों की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं कोई भी प्रस्ताव नया आएगा तो वो वीटो कर देंगे। तो भारत का आने का तो बहुत ही एक मुश्किल काम है, कोई नहीं इसको आने देगा उसमें। और अब तो ये एक सही बात तो ये है कि ये एक अब सिर्फ सिंबॉलिक है, पावर का सिंबॉलिक है कि भाई ये परमानेंट मेंबर है। बाकी कोई भारत उसका मेंबर भी नहीं है, तब भी क्या फर्क आ रहा? भारत को कोई फर्क आ रहा? भारत किसी की उनकी बात को मान रहा है? खूब लग लिए थे साथ में अभी पाकिस्तान के युद्ध में, टर्की भी साथ में था पाकिस्तान के, चीन भी साथ में था, लेकिन उन सबको एकदम से डिस्ट्रॉय किया भारत ने। तो भारत ने क्या किसी की बात मान ली? कोई किसी की नहीं मानता। यहां तो माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है उसी के पास वीटो है, और नहीं तो तुम अपने पास अपनी वीटो को रखे रहो जब तुम्हारे कोई मानेगा नहीं। यूके है, कौन मान रहा उसकी बात को? भाई पहले उसने 100 देशों पर राजकाज किया, वो अलग मैटर है, लेकिन अब वो कहने लगे, किसी देश को डांटने लगे, तो क्या कोई मानेगा? कोई नहीं मान रहा। कौन फ्रांस की मान रहा? तो ये सब चीजें तो अब एक सर सिंबॉलिक हो गई हैं। तो अब क्या नजर आता है कि जो सुरक्षा के लिए यूएन बनाया गया, अगर वो ही इन युद्धों को नहीं रोक सकता और यहाँ पे माइट इज राइट चल रही है, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसी ये जैसे पहले एक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी, वो फेल हो गई, तो अब तो जितने युद्ध एकदम तुरंत ये इतने ज्यादा हो गए हैं, उसके बाद तो ये यूएन भी फेल ही लग रही है। ये बिल्कुल 100% फेल है जी। ट्रंप साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये बिल्कुल बेकार की चीज है, ये कहीं कोई इसमें दमखम नहीं है, कोई इसकी किसी बात को नहीं मानता। तो अब तो ये तो सिर्फ एक ऐसा है कि कहीं दो ताकतवर लड़ रहे हैं और कहीं कोई खड़ा होकर कह दे, अपील कर दे बस, कि भाई बस शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो जी। ये वो स्थिति नहीं है कि जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया था और उसने हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे उनको कब्जा लिया था, तो वहां के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी थी कि या तो कल तक ये इलाके खाली हो जाएं, नहीं तो फिर हम हिरोशिमा नागासाकी वाला हर्ष कर देंगे बीजिंग का। तो उन्होंने सुबह के टाइम तो वो खाली कर दिए जी। तो ये होती है पावर। तो
तो अब ये यूएन के पास कहां से पावर आ जाएगी? ये पावर तो किसी कंट्री के पास ही रहती है। अमेरिका कह देता है इस बात को, जो उसको नहीं लगती है बात। अब जैसे ईरान से उसने कई बार कही तो भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई होगी। ये अलग बात है कि ये युद्ध कितना लंबा खिंच रहा, कितना नहीं खिंच रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि ईरान दोबारा से खड़ा हो जाएगा। ईरान को इतना बुरे ढंग से तबाह कर दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी इस चीज को। अमेरिका के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात को आप समझ लो। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो तो इस तरह के युद्धों में हमेशा रहता ही है। अमेरिका का इतिहास है, पिछले 100 साल का इतिहास देख लो, अमेरिका कब युद्ध में नहीं रहा। ये अफगानिस्तान में 20 साल वार चला उसका, वियतनाम में 20 साल चला, तो ये तो चलते रहते हैं। इराक में चला और सब जगह उसके चलते रहते हैं, उसके जहाजी बेड़े घूमते रहते हैं, कम खर्चा नहीं है उसका। तो ये तो बात वही कर सकता है जिस देश के पास पावर हो। यूएन तो एक ऐसे ही है सिंबॉलिक कि भाई बस बस भाई अब शांत हो जाओ भाई। अरे भाई तुम्हारी शांति ना कोई मान रहा ना कोई कुछ कर रहा, तुम तो बढ़िया उसमें रह रहे हो अपना बिल्डिंग में, खर्चे मिल रहे हैं तुम्हें, अपना एंजॉय करो, बस ये है यूएन का काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यूएन का पूरा एक क्लियर चेहरा बता दिया है दर्शकों को कि आज के समय में इसकी प्रासंगिकता है, रेलिवेंस है, वो कितनी कम नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।